डू यू रियली थिंक कि ये जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन मार्केट है, इसको मैनेज किया जाता है बाय दी गवर्नमेंट या फिर बिग बिजनेसमैन? ये सब क्या चल रहा है? लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? आए दिन इसके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं, सनसनी खबर चल रही है, मार्केट क्रैश। शेयर बाजार में अगर आए हो तो अगर मैं थोड़े ग्रंथों की बात करूं तो कभी भी आप शेयर बाजार में आके अभिमन्यु बनने की कोशिश मत। पेपर ट्रेडर कभी भी बड़ा ट्रेडर या इन्वेस्टर जिंदगी में नहीं बन सकता। किसी भी एसेट क्लास में जब हर कोई एक ही सुर में गाना गाने लगता है तो वो एसेट क्लास नहीं टिकता है। ये जो भी मार्केट में चल रहा है सीन, मार्केट गिर रही है, लोगों का कहना है ये क्रैश है या करेक्शन है, जो भी है। कुछ बाबा लोग हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है, जहां तक मैं देखा हूँ, पहले से ही प्रिडिक्ट करके लोगों को बता रहे थे कि इतने तारीख को या इस डेट को ये मार्केट इस टाइम पे नीचे जाए। राकेश झुनझुनवाला जी खुद बोले हैं कि मेरी ट्रेडिंग में 8 साल नुकसान हुआ। उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई साहब मेरे को ये टेक वैक वाली चीजें समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं लगाऊंगा। इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाओगे ना तब तक आप नहीं सीखोगे, क्योंकि जब आप पैसा डालते हो भले ही वो 500 रुपए हो तभी आपके इमोशंस इन प्ले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मृण्मय और आप देख रहे हैं द मृण्मय फाइनेंस शो। दोस्तों, आज जो हमारे शो के गेस्ट है इनको अगेन किसी प्रकार की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे ही कैमरा उनकी तरफ स्विच होगा आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वन एंड ओनली अभिषेक कर सर। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया। एंड मृण्मय, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके सर, मुझे भी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है आपसे बात करने के बाद। पहले मैं खुद नर्वस था बट ऑनेस्टली अब मेरा नर्वसनेस गया तेल लेने। अब सर मज़ा आएगा आपसे बात करके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई जर्नी वर्नी पूछ के मैं किसी को बोर्ड नहीं करने वाला। मैं आपको भी बोर्ड नहीं करूंगा, मैं सर को भी बोर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि आप हर कोई जानता है इनके बारे में। ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहे हैं, सब कोई जानता है। वायरल किंग है ये, ठीक है? तो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं सर। मतलब इस पूरे पॉडकास्ट का ना थीम ये है कि मार्केट जो अभी जिस हिसाब से डगमगा रहा है, जिस हिसाब से डांस कर रहा है, लोगों की ना बैंड बजी पड़ी है आज के समय। स्पेशली जो लोग यंग है, जो लोग कोविड के टाइम पे आए हैं, जिन्होंने सिर्फ बुल रन देखा है, जिन्होंने बियर रन देखा ही नहीं, ऑल्दो बियर रन ये है नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, बट स्टिल ऐसे टाइम पे सबसे पहला सवाल ये है, क्या चल रहा है सर? आपका क्या मानना है? जो ये निफ्टी हम देख रहे हैं, जो 26,000 टच कर रही थी, 25,000 टच कर रही थी, अभी ये 23,800 पे चल रही है एंड हो सकता है यहाँ से और गिरे। ऐसे टाइम पे ये क्यों हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? आए दिन इसके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं, सनसनी खबर चल रही है, मार्केट क्रैश। आपका क्या कहना है इस पे? यार मृण्मय, सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, किसी भी एसेट क्लास में जब हर कोई एक ही सुर में गाना गाने लगता है तो वो एसेट क्लास नहीं टिकता है, उस समय के लिए नहीं टिकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आज से 2018-19 के आसपास हर कोई केवल और केवल बिटकॉइन कहने लग गया था, तो उसके बाद बिटकॉइन और क्रिप्टोस परफॉर्म नहीं किए थे फॉर सेवरल मंथ। जब लोगों का थोड़ा इंक्लाइनेशन थोड़ा सा चेंज हुआ, अचानक से फिर देख रहे हैं अरे भाई बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। लाइकवाइज लास्ट 4 साल में फंडामेंटल चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टर्स हुआ है। कोई भी बोल लो, एरा गैरा नत्थु गैरा, हर व्यक्ति को ये लगा कि शेयर बाजार केवल एक ही जगह पे जाता है, वो ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन लॉन्ग रन में सो क्या हो गया कि काफी सारे लोगों ने अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस पे भी काफी सारे स्टॉक्स खरीदने शुरू किए। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 फोन आपको लेने, ठीक है? एक फोन है जिसको आईफोन के लेटेस्ट डब्बे में रखा गया है, ठीक है, लेकिन उससे बैटरी निकाल दी गई है, उससे चार्जर हटा दिया गया है, उसका जो स्क्रीन है वो तोड़ दिया गया है, ठीक है, सब कुछ उथल पुथल मची हुई है। एक है पर वो आईफोन के डब्बे में, गिफ्ट रैप भी किया गया है, ठीक है। इनफैक्ट मैं कहूंगा गिफ्ट रैप इतना अच्छा किया गया है कि मतलब जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक दूसरे को देते हैं उस हिसाब से किया गया है। वर्सेस एक और डब्बा है, ठीक है, जो बहुत नॉर्मल सा सीधा साधा सा डब्बा है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास लेटेस्ट आईफोन है, विथ चार्जर है, विथ बड्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बाहर से सिर्फ डब्बा देखेगा ना तो वो क्या करेगा, अरे यार आईफोन का डब्बा है, इतना अच्छा, फैसिनेटेड है, वो उसके लिए 1,000-2,000 ज्यादा क्या, वो 50-60 हज़ार रुपए ज्यादा देके भी वो ले लेगा। एंड इसके लिए भी लेट्स से एक सेम प्राइस देके ले लिया, इस पे ज्यादा नहीं, वो तो भाग तोड़ करके लेगा, ठीक है। एट द एंड जब वो यूज करने बैठेंगे दोनों सेलफोन्स को, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला सेलफोन जो जिसका ना बैटरी था ना चार्जर था, ये किसी वैल्यू का नहीं है। बिल्कुल। तो यही वाली चीज हो रही है कि क्या हो जाता है, बुल मार्केट में हर चीज को इतना अच्छा रैप कर दिया जाता है कि हमको लगता है हर वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। ओके। इसको ना एक सिंपल कहानी से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोगों को जस्ट समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। कोई भी चीज जो छोटे समय में सबसे ज्यादा जल्दी भागती है वो इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। विदेश में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था गोल्ड फिश के ऊपर। 2 गोल्ड फिशेस को लिया गया, एक को रखा गया एकदम ठंडे पानी में और एक को रखा गया गर्म पानी में। इंटरेस्टिंगली क्या हो गया कि जो ठंडा पानी वाला था वो ना, जैसे गोल्ड फिश जितना 1 महीने में ग्रो करना चाहिए, ये 5 दिन में ग्रो हो गया गोल्ड वाला, ठीक है।
फुल मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच गया, ठीक है। फिर उसके बाद 15 दिन बाद दोनों को नॉर्मल वाटर में रखा गया, धीरे 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 करके ये वाला भी 30 दिन के अंदर उतने लेवल का हो गया, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड तो दोनों गोल्ड फिश बढ़ ही नहीं सकते ना, जितना उनका साइज हो सकता है, जितनी मैच्योरिटी उतना है। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट बार बार जब गोल्ड फिशेस में करने की कोशिश करी गई, साइंटिस्ट को ये दिखा गया कि 40% केसेस में जो कोल्ड वाटर में सबसे जल्दी ग्रो करी है ना, वो जल्दी मर जाती है। अच्छा, मेच्योर एक साथ हो रही है लेकिन वो जल्दी मर जाती है। लेकिन ये वाली जो मछली रहती है जो आपको गर्म पानी में जो ग्रो करी है, वो आराम से धीरे धीरे हुई है, लेकिन उसके सर्वाइवल रेट ज्यादा है। सेम चीज कंपनीज में भी होती है। जब आप देख रहे हो बहुत जल्दी से अगर कोई चीज ग्रो कर रही है, अभी आप देखो मार्केट में जो मातम छाया हुआ है, सबसे ज्यादा लोग रो कौन से रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं जिन्होंने ऐसे स्टॉक लिए थे जो बहुत जल्दी 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 भाग रहे थे। बिल्कुल, हाई ग्रोथ स्टॉक्स। बिल्कुल। और क्या हो गया कि जब आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, देखो 50 तक चलाओ ठीक है, 60 तक चलाओ ठीक है, जब आप 150 पे चलाओगे, भले ही आप हाईवे पे चला रहे हो, यू आर जस्ट 1 पॉइंट अवे फ्रॉम एन एक्सीडेंट। एग्जैक्टली। और यही वाली चीज स्टॉक मार्केट में होती है। जब शेयर बाजार में आप ऐसी गाड़ी, आप सीधे, आपको ऑल्टो चलाने नहीं आते, आप फरारी चलाने बैठ जाओगे, वो भी हाईवे पे 150 की स्पीड पे, तो क्रैश तो होना ही है। बिल्कुल, 100%। सो क्या हो गया, 3 मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा करा है। पहला, जब उन्होंने देखा कोई स्टॉक टिप से आया है और वो बार बार अपर सर्किट मार रहा है, तो वो ले लिया। वो ये भूल गए कि जो स्टॉक हर दिन अपर सर्किट मार रहा है वो ऑपरेटर ड्रिवन है, तो जो जितने जल्दी अपर सर्किट मार रहा है उतने जल्दी वो लोअर सर्किट भी मारेगा। दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक उनका ये था कि वैल्यूएशन देखा ही नहीं। उन्होंने केवल और केवल देखा कोई भी स्टॉक जो हर कोई चर्चा कर रहा है, जरूरी नहीं है टिप, टीवी वाले कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, आंख बंद करके उस पर पैसा डाल दिया विदाउट डूइंग द ड्यू एनालिसिस। ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि उसके बाद वो ना कोट चिपकाएंगे वॉरेन बफेट सर का, कि वॉरेन बफेट सर ने बोला होल्ड राइट सिट टाइट। तो सिट टाइट तो आप कर रहे हो, लेकिन होल्ड राइट भी तो बोला है। आप वॉरेन बफेट सर ने कभी ये नहीं बोला कि कुछ भी उठा लो और लॉन्ग टर्म तक बैठो, ऐसे तक कुछ भी उठा लो। तो 2007-8 के बीच में अगर किसी ने एक रियल एस्टेट स्टॉक जो उस समय पे सबसे बहुचर्चित था, जो 1200-1300 का लेवल छुआ हुआ है, आज 18 साल हो गए, आज तक वो उस लेवल पे नहीं गया है। काफी नामी स्टॉक है, पीपल कैन गेस। ठीक है, तो वो वाली चीज हुई है। काफी सारे लोग तो ऐसे बोलेंगे कि यार एक का आईपीओ आया था 2007-8 के आसपास, क्योंकि उनके सरनेम में हमारे देश का एक बहुत बड़ा नाम लगा हुआ था, तो उस चक्कर में उन लोगों ने उसके स्टॉक खरीद ले। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा 5000 करोड़ की वैल्यूएशन उस समय पे दे रहे थे आईपीओ के समय पे, मतलब विद इन 60 सेकंड्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था, इतना ज्यादा क्रेज था। बट किसी ने ये जाके चेक नहीं किया कि सिर्फ 15 लाख की सेल्स थी उसकी उस समय पे, बाकी सारे नोशनल थे कि आगे चल के हम ये करेंगे, और काफी कैपिटल इंटेंसिव था वो। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है कि वैल्यूएशन लोगों ने अनड्यू, मतलब देखो वही ये जो हमने डब्बों की बात करी, आप इस डब्बे को जितना अच्छा भी सजा लो, आप जितना भी पैसा दोगे, ये एट द एंड है तो कचरा ही। एग्जैक्टली। ठीक है, आप इसमें कब कमा सकते हो, आप जल्दी जल्दी पास इन द पास अगर कर दो, जो बुल मार्केट में ही होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मार्केट गिरने लगता है ना, लोगों की आंखें खुलने लग जाती हैं, तो वो हो गई। और तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक आज के समय पे लोग कर रहे हैं, मैं बहुत बार कह चुका हूं, आज भी कहूंगा, पेशेंस इज अ कमोडिटी व्हिच इज रेयर इन सप्लाई दीस डेज। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं बचा हुआ है। देखो मेरा ये मानना है, पेशेंस विथ इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑल्सो नॉट गुड। दो चीजें चाहिए, पेशेंस एंड कंप्लीट नॉलेज। क्यों? शेयर बाजार में अगर आए हो, तो अगर मैं थोड़े ग्रंथों की बात करूं, तो कभी भी आप शेयर बाजार में आके अभिमन्यु बनने की कोशिश मत करो। अभिमन्यु के आज हर कोई चर्चा करता है कि क्या शूरवीर था, लेकिन उसके साथ गलती ये हो गई कि जब वो पेट में थे तो उन्होंने चक्रव्यूह भेदना तो सीखा, बट उसके बाद निकलना नहीं सीखा। इनकम्प्लीट नॉलेज, एट द एंड तो उनका एंड हुआ। बट वहीं पर उनके पिताजी अर्जुन, आप अर्जुन बनो, अभिमन्यु मत बनो, अर्जुन बनो। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास वो सारी चीजें चाहिए थी जो आज एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को चाहिए। पहला था फोकस, बिल्कुल। दूसरा था वो पूरे डेडिकेटेड तरीके से किसी भी टूल को यूज करना चाहते थे, जो आज हम टूल्स बोलते हैं ना, फंडामेंटल टेक्निकल। उसी तरह वो युद्ध में उन्होंने बोला भाई धनुष बाण सीखना है तो सीखना है, अच्छे से इसमें मास्टरी करनी है। तो उन्होंने उसी, ऐसा नहीं था उनको बाकी वेपन्स नहीं आते थे, उसी चीज पे करा, शार्प फोकस के साथ। और तीसरा, अर्जुन के पास एज एन इन्वेस्टर अगर देखा जाए, उनके पास सबसे बढ़िया एट्रीब्यूट ये था कि वो एडवांस नॉलेज पे भी गए थे। जो हम कहते हैं ना कि शिव जी को प्रसन्न करके उन्होंने कुछ अपने अस्त्र लिए, इंद्र भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने कुछ अस्त्र लिए इंद्रलोक जाके, तो ये बेसिकली प्रॉपर तप भी किया उन्होंने। अगर ये तीन चीजें अगर कोई करता तो वो इन्वेस्टर बेटर है। तो 3 मिस्टेक जो आज सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, हाई वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा है सुनी सुनाई बातों पे विदाउट लर्निंग। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, फिर एल हटेगा, तभी आप जाके अर्न करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ। तो सर इसका मतलब ये है कि आपका मोटा मोटा जितनी भी बात आपने कहा है अभी, मैं यही समझ पाया हूं कि आप चीजों को फंडामेंटली समझ ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ टेक्निकली देख रहे हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। आपके बैक एंड में डेटा
नहीं है, आपको कुछ भी चीजें पता नहीं है, आपने हाई ग्रोथ स्टॉक ले लिए जो भयंकर सिक्लिकल होते हैं, ऐसे बिल्कुल। और आज आपकी वाट लग रही है इस चक्कर में। करेक्ट। ठीक है, सो डोंट यू थिंक कि सर यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, एंड अगर आपकी उम्र कम है यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप आ चुके हो, अगर आप बहुत डगमगा रहे हो, तो आपको थोड़े टाइम के लिए अपना इन्वेस्टिंग रोक के या ट्रेडिंग रोक कर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करनी चाहिए। डोंट यू थिंक? मैं आपके आधे पार्ट पे एग्री करूंगा, क्वेश्चन के आधे पे नहीं करूंगा। ठीक है। एग्री मैं ये करूंगा कि आपको लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, बट रोक के नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाओगे ना, तब तक आप नहीं सीखोगे, क्योंकि जब आप पैसा डालते हो, भले ही वो 500 रुपए हो, तभी आपके इमोशंस इन प्ले आते हैं। पेपर ट्रेडर कभी भी बड़ा ट्रेडर या इन्वेस्टर जिंदगी में नहीं बन सकते, बिकॉज सबसे बड़ा चीज जो एक इन्वेस्टर को, एक नॉर्मल इन्वेस्टर को अच्छा इन्वेस्टर क्या बनाती है, उसके इमोशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी। तो जब तक वो थोड़ा सा पैसा नहीं डालेगा, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा पैसा, लाख रुपए है तो जब तक एटलीस्ट वो 10,000 नहीं डालता है मार्केट में, लाख रुपए अगर सेविंग्स अकाउंट में है, तो जब तक वो 10,000 नहीं डालता तब तक वो नहीं सीख सकता। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द मार्केट। आप जितना सीख लो, अब दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, 50-100 किताबें पढ़ लो, इंटरनेट पर पूरा सर्फ कर लो, जब तक आप नहीं डालोगे तब तक आपके इमोशंस प्ले पे नहीं आएंगे, टेम्परामेंट आपका नहीं बनेगा। दैट इज नंबर 1। ठीक है। दूसरी चीज पे भी थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आज के समय पे रिसर्च बहुत जरूरी है। ठीक है। डीप कितना है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, बिकॉज हमने हिस्टोरिकल काफी एग्जांपल्स देखे हैं। 2-3 एग्जांपल देता हूं। विदेश में एक एग्जांपल किया गया, दुनिया के सबसे बड़े पीएचडी होल्डर्स आए, मैथमेटिशियंस आए, स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट आए एक तरफ पे, दूसरे तरफ जू के बंदर आए। दोनों को बोला गया कि भाई ब्लैक बोर्ड पे आप डार्ट फेंको या लगा के आ जाओ कि कौन से स्टॉक अगले 10 साल में सबसे बढ़िया परफॉर्म करेंगे। रिसर्चर्स ने तो पूरा दुनिया भर के कैलकुलेशन, ये वो दुनिया भर की सारी चीजें करी। बंदर तो क्या ही करेंगे, मार दिया ऐसा करके। 10 साल बाद जब ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न 10 लोगों के बीच में देखा गया, 10 बंदर और 10 लोगों को बंदरों ने बीट कर दिया था सारे एनालिस्ट को। बट डज दैट मीन कि एनालिसिस नहीं करनी चाहिए? नहीं, एनालिसिस विद अ बिट ऑफ कॉमन सेंस इज गुड इनफ। जैसे आपने पहला सवाल पूछा, तो मैं कहूंगा कि आज एक यंग इंडिविजुअल है, उसको पहले तो पैनिक नहीं करना चाहिए। क्यों? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आप ये देखो कि बाहर क्या चीज हुई जिसके कारण लोगों ने वेल्थ बनाया, और हमारे देश में कैसे बना सकते हैं, इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करके बताता हूँ। आज से जो 1990s में चाइना का हाल हो रहा था, थोड़ा लेट 90s में, इंडिया आज उसी जगह पर है। चाइना में प्रोस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, और वहां पर समथिंग वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स क्या होता है? सरल भाषा में कहूं तो जितना ज्यादा यंग पॉपुलेशन किसी देश में होता है, उस देश की प्रगति होके ही रहेगी। रीजन ये है क्योंकि यंग पॉपुलेशन ही वो होता है जो कंजम्पशन करता है। अब एक बात बताओ, मर्सिडीज चलाने की इच्छा किसकी ज्यादा होगी? एक 30-40 ईयर ओल्ड की होगी या 70-80 ईयर? 70-80 वाला तो संन्यास लेने के मूड में होगा। जितना यंग उतनी ज्यादा। करेक्ट। तो मर्सिडीज भी वही चलाएगा। एग्जैक्टली। पिज्जास, बर्गर्स, ये सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करेंगे? जो हमारी लिस्टेड कंपनीज है, लेट्स से पिज्जा की कंपनी है, कौन कंज्यूम करेगा? इट वुड बी 20s to 30s to 40s लोग, क्योंकि 40 के बाद तो आपका डायबिटीज, बीपी ये सब हो जाएगा, डॉक्टर खुद मना कर देगा, तो आपकी कंजम्पशन वो कम हो जाएगी। कंजम्पशन पावर यंग एज में होती है। पहला कंजम्पशन पावर। दूसरा, चाइना उधर क्यों ग्रोथ कर रहा था? इनोवेशन। इनोवेशन, देखिए इन टुडेज वर्ल्ड ईदर यू इनोवेट और सफोकेट, किसी भी फील्ड में जाओ। तो इनोवेशन का जो पावर था चाइना के पास, आज हमारे पास वो है। तीसरी चीज जो चाइना के पास उस समय पे ये हो रही थी कि यंग पॉपुलेशन था, उसके बाद आपका इनोवेशन हो रहा था। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, गवर्नमेंट का सपोर्ट। लास्ट कुछ सालों में, विदाउट टेकिंग पार्शियलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट और समथिंग, बट ये देखा गया है कि गवर्नमेंट की काफी सारी पॉलिसीज प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुकी है हमारे देश में। ऑल्दो डिबेट चलती है कि कुछ लोगों को ही ज्यादा फायदा हुआ है, बट दैट डजंट मीन बाकियों को फायदा नहीं हुआ है। अगर कुछ को 10x हुआ है तो बाकियों को 3x भी हुआ है फायदा। सिंपल सी बात है। तो ये जो फायदा हुआ है प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड, आज हम सबसे बड़े रिक्रूटर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के हैं, बिकॉज टेक हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंडिकेशन दे रहे हैं कि चाइना जिस लेवल पे था, सेम यूएस में अगर आप देखो आज से कुछ साल पहले इंडिया में कोई प्राइवेट इक्विटी की बात नहीं करता था। फॉर सरल अंडरस्टैंडिंग, प्राइवेट इक्विटी वो होता है, जैसे पब्लिक इक्विटी क्या होता है? जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, पब्लिक फंड्स बोलते हैं इसलिए, ठीक है। प्राइवेट मतलब जैसे मान लो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आजकल एक्सेसिबल हो गया है थ्रू सम स्टार्टअप्स, जिससे कि नॉर्मल लोग भी कर सकते। प्राइवेट इक्विटी आपको देखो 5-6 साल पहले इंडिया में ज्यादा कोई बात नहीं करता था। आज इट इज अ टॉक ऑफ टाउन। सेम चीज 1980s में हुई थी। आज प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो हमको इंडिया में देख रही है, 80s में अगर आप देखोगे यूएस में क्या हो रहा था, ब्लैक रॉक तभी आया था, फिडेलिटी तभी आया था। यही लोग प्राइवेट इक्विटी का कंसेप्ट लेके आए थे। हमारे इधर भी प्राइवेट इक्विटी की काफी उस तरह से फ्लरिशिंग हो रही है। आप खुद देखो, आज से 10 साल पहले कितने यूनिकॉर्न्स थे हमारे देश में, और आज कितने यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे हैं। एकदम से ग्राफ ऊपर गया। एब्सोल्युटली। कुछ लोग बोले फंडिंग रुक गई बिकॉज कुछ इंसिडेंट्स हुए, एक एडटेक फर्म गिरी, ये सब गिरी, ये स्टॉप हुए, बट वापस आने शुरू हो गई। आए दिन, हर दूसरे दिन हमको खबरों में तो दिख रहा है ना। इन्वेस्टर्स केयरफुल होते हैं, अपनी मिस्टेक से समझते हैं और उस चीज को करते हैं। प्राइवेट इक्विटी आ गई।
एक जो सबसे बड़ा पावर है जो लोग रियलाइज नहीं कर रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज अनइंटेंडेड फ्लोस। लेट मी एक्सप्लेन। आज बहुत कम लोगों को पता है जो उनका ईपीएफ कटता है साल भर का, ऑलमोस्ट उससे $8 बिलियन हमारे शेयर मार्केट में आता है। देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर ईपीएफ जो शेयर मार्केट में आ रहा है। बिल्कुल। जो लोग इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हैं वो पैसा किधर लगाते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज। जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है हमारे देश की LIC, बिल्कुल, आप जाके चेक करो वो कितना इन्वेस्ट करती है इक्विटीज में। इनको कहते हैं अनइंटेंडेड फ्लोज, कि आपको शायद पता भी नहीं है और ये फ्लो हो रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा जा रहा है, वो पैसा मार्केट में आ रहा है। तीसरी चीज आप देखो, आज एक बंदा जो नॉर्मल IT की या मैन्युफैक्चरिंग की जॉब कर रहा है, ठीक है, 2-3 साल पहले से जॉब लगी है, आप उससे अगर पूछोगे, लोग इतने स्मार्ट हो गए थैंक्स टू इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो, थैंक्स टू मेनी चैनल्स ऑल्सो, कि भाई तुम्हारा पैसा कैसा कटता है? तो बोले यार कुछ पैसा तो डायरेक्ट मेरा ना SIP कट रहा है। अब उससे अगर आप और पूछोगे अच्छा SIP में किधर किधर, बोले कुछ बिरला है, कुछ कोटक है, इस तरह से, मतलब उनको भी क्लियर नहीं पता। बोले अच्छा, और वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? ब्लैंक, दे डोंट इवन नो कि बॉन्ड मार्केट में जा रहा है, या उनको बस ये पता है कि मेरे एजेंट ने बोला इससे टैक्स बचेगा, बेसिकली ELSS में वो डाल रहे हैं, बट उनको भी नहीं पता। दिस इज अनइंटेंडेड फ्लोज। और ऐसे करके हमारे मार्केट में निरंतर $3 बिलियन का पैसा तो यूं ही आते जा रहा है। तो ये जो हम आंकड़े देखते हैं ना कि इस महीने 25,000 करोड़ के SIPs हुए हैं, 20 करोड़, आप लोग सोचते हो कि भैया ये रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये अनइंटेंडेड है, पता ही नहीं है लोगों को पता ही नहीं है। तो दैट इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स। ओके। उन्होंने बस एक चीज सुन ली है उनके एजेंट से कि सर सेविंग्स में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट कुछ रिटर्न नहीं दे रहा, जमीन लेने की आपकी औकात अभी बनी नहीं है, तो ये क्या करना है आपको? SIP करना है। तो कोई 1000 कर रहा है, कोई 5000 करो, 50,000 कर रहा है, जिसको पोटेंशियल पता है वो 5 लाख भी कर रहा है महीने का। ठीक है। तो इस हिसाब से ये अनइंटेंडेड फ्लोज आ रहे हैं। दैट इज अनदर थिंग। तीसरी चीज है, आप देखो चाइना का ग्रोथ, किसी भी इकोनॉमी को आप जब स्टडी करोगे, रे डालियो जो कि ब्रिज वाटर हाउस के मालिक हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड चलाते हैं, तो उन्होंने एक एनालिसिस करी, रिसर्च करी। उनके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड, मतलब आप सोचो कितना उनकी मैन पावर होगी, कितना रिसर्च टीम होगा। तो उन्होंने एक 250 साल की पूरी हिस्ट्री देखी है। मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा इनकी किताबें प्रिंसिपल्स, आप जाके थोड़ा सा उसको स्टडी करो। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री जब सुपर पावर बनती है और 250 साल बाद उसका फॉल होना शुरू होता है, और वो अगला टारगेट बोल रहे हैं US को, खुद US के रखे, बट ठीक है, दैट इज हिज स्टडी, व्हाट ही इज सेइंग, दैट्स व्हाई वो डाइवर्सिफाई करते हैं। तो उन्होंने ना एक बहुत सही चीज, उनके जब आप इंटरव्यूज देखते हैं, कुछ काफी एनालिटिक होते हैं और काफी सारी चीजें हैं, तो उन्होंने एक चीज क्लियरली कह दी है कि बॉस, जब आप कुछ इकोनॉमीज को देखते हैं, जैसे चाइना हो गया, चाइना जाके कहां पर रुकी थी? जब एक ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन जब धीरे धीरे $18 ट्रिलियन के ऊपर थोड़ा ज्यादा दिखने लग गया, क्योंकि अब आपको और न्यू ग्रोथ एस्पेक्ट्स चाहिए। जैसे ब्लू चिप में क्या होता है, ब्लू चिप पहले जब अपने स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से हर की चीज तो ब्लू चिप होती नहीं है, तो वो स्टार्टिंग ईयर्स में कुछ 50% का CHR भी देती है, बट इवेंचुअली वो जाके 13%, 12% पे सैचुरेट हो जाती है, 12-13%। बाहर की कंपनीज की बात करो, जैसे कोक हो गया, एप्पल हो गया, ये भी वहां पे सैचुरेट हो जाती है। हमारे देश की भी बात करो, तो इनका ये कहना है कि उस समय पे अगर आप इनोवेट और लेवल पे नहीं कर पाते हो, R&D पे नहीं कर पाते हो, तो फिर वो स्टीप कर्व हो जाता है, और फिर डिक्लाइन तो नहीं, बट वो बहुत ज्यादा स्टीप हो जाता है। आप उधर ग्रो नहीं कर पाओगे। एक बच्चा होता है, वो अगर आप उसको 10 साल की उम्र में एक्सरसाइज कराओगे, सही रेस्ट दोगे, सही फूड दोगे, उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। 12 पे करोगे, हाइट बढ़ेगी, ठीक है। पर 18 के बाद पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। और 24 के बाद तो इट इज लाइक आप बैक की कुछ एक्सरसाइज करोगे तो वही बैक का लेंथ थोड़ा सा हो जाएगा, एक तो बाकी सब वो दवाइयां जो आती है उस पर विश्वास मत करना, सब फर्जी रहती हैं। तो यही चीज होती है। तो सेम चीज होती है ग्रोथ एस्पेक्ट में किसी भी ब्लू चिप पे भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा चाइना मतलब करीब 17, कोई भी बड़ी इकोनॉमी उन्होंने देखा, बोले $18 ट्रिलियन पे होती है। अभी हमारा देश कहाँ पे? 3-3.5 ट्रिलियन पे, जो करेक्ट हुआ है 3 पकड़ लेते हैं, $3 ट्रिलियन पे। अभी भी हमारे पास 6 गुना जाने के तो पोटेंशियल है। हाँ, ग्रोथ काफी ज्यादा है, काफी है। मतलब आप सोचो, आप ये मोटा मोटी अगर उनकी एनालिसिस से बोले कि भाई अगर सिर्फ हमारे इंडेक्स पे भी कोई इंसान टिका रहे तो हमारा 6 गुना तो है। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये हो रहा है कि किसी भी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, किसी भी, हमारे देश के पास सबसे बड़ा पार्ट जो है, जो मैं कह रहा था, एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग पॉपुलेशन है तो कंजम्पशन भी ज्यादा है, इनोवेशन भी सबसे ज्यादा है, सारी चीजें ज्यादा है, और टूरिज्म भी वही करेंगे, घूमने फिरने की भी उन्हीं की इच्छा, सारी इच्छाएं उन्हीं का है, वो लोग कंज्यूम करेंगे। दूसरा, जैसे यंग पॉपुलेशन के साथ जो दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उसी के चक्कर में मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया था, लोग गेस करेंगे कमेंट्स में, 2016 या 14 में करा था, ठीक है। उस समय पे एक खबर आई कि भाई इनके प्रोडक्ट्स में तो लेड है, ठीक है, और वो उसका स्टॉक बहुत बुरी तरह गिरा, ठीक है। अब सब पैनिक में आ गए। उसके बाद भी वो महंगा था, आई थिंक सो 6,000 रुपए के आसपास मैंने लिया था, 5-6,000 रुपए, ठीक है। 6,000 भी लोग तो नोशनल वैल्यू देखते हैं ना, तो बड़ा महंगा है। MRF में भी उनने वही देखा था कि जब वो वैल्यूएशन कोई नहीं चेक कर रहा, वैल्यूएशन कोई चेक ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ नंबर देख रहा, 6,000 तो बड़ा, वो फ्लोट देख नहीं रहे। तो वो क्या हो गया, मैंने
कॉमन सेंस से लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादा फंडामेंटल नहीं किया। मैंने बाहर निकला, मैं देखा कि युवा पीढ़ी जितनी थी वो ब्लैक में 100 200 रुपए देके वही सेम चीज खा रही है। मैंने बोला लेड निकला, इसको तो कोई मतलब नहीं है। एग्जाम की जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी वो खा रहे हैं, होस्टलर्स भी वही खा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट उधर बोल रही है कि भैया जला दो, सारे पैकेट जला दो। कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे 10-10 करोड़ के इसके पैकेट जलाने के, इस तरह से। दूसरी चीज मैंने ये देखी कि भाई इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो इधर की नहीं है, वो बाहर की है। ठीक है, जिनीविया में उनका ऑफिस है, हेड ऑफिस है। तीसरी चीज ना, मेरे को किसी चीज पे भरोसा था तो वो ये था हमारे देश के लोगों पे, बिकॉज हमारे देश के लोगों के पास एक बहुत बड़ी स्किल है, वो है प्रोडक्शन की। मैं बच्चों के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। मेरे को पता था हमारे देश वाले नहीं रुकेंगे ये मेरे को पूरे तरीके से भरोसा था। बिल्कुल। और इस भरोसे के चक्कर में मैंने उधर पैसे कमाने का सोचा था, बट वो कैसे सोचा था मैं बताता हूँ। उसी कंपनी का एक और प्रोडक्ट आता है, मैंने जाके देखा, मैंने बात करी और मैंने खुद ने अपने आसपास देखा, जिस भी घर पे जाओ बच्चा अगर कुछ महीने का होता है ना, उसको वही प्रोडक्ट दिया जाता है कि भाई तू यही खा, और वो प्रोडक्ट उसी कंपनी का होता है। ठीक है, तो मैंने बोला इसका तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पता करने की कोशिश करी, बट ऐसा कैसा नहीं है कि भाई इंडिया में तो हर चीज की कॉपी बन जाती है, तो इसका कैसे नहीं बना। तो पता ये चला कि ये जो प्रोडक्ट है, जो बेबी फूड बोलते हैं, जो बेबी फूड था, तो बेबी फूड जब ये निकला तो इनकी R&D टीम बहुत सही थी, साइंटिस्ट की बहुत बढ़िया टीम थी, इनके पास सारे अप्रूवल्स थे, जैसे FDA अप्रूवल्स बोलते हैं, ये थे। एक पॉइंट के बाद इन्होंने निकाल दिया, जब हर जगह प्रचलित हो गया, उसके बाद जब WHO ने काम किया तो WHO को ये पता लगा कि भैया माँ का दूध ही सबसे ज्यादा हेल्दी होता है किसी भी किड के लिए। तो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग रेस्ट्रिक्शंस फॉर न्यू कमर्स। अगर आप कुछ बेबी प्रोडक्ट बना रहे हो तो भैया इतने आसानी से लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इनको पहली चीज 13 साल की मोनोपोली मिल गई। ठीक है, वॉरेन बफेट सर इसको मोट बोलते हैं, जिसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली, कैसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दूसरी चीज है, अगर किसी ने सोचा, ये दूसरा एंगल, किसी ने सोचा भी होगा कि जाके इनके कुछ गड़बड़ी पकड़ के मैं बता दूं इधर जाके, भाई साहब जिनीविया में इनका मेन ऑफिस है, 13 मिनट दूरी WHO का हेडक्वार्टर है। तो अगर कोई बंदा फ्लाइट से लैंड भी करेगा ना उधर केस लड़ने के लिए, सबसे पहले इनको खबर मिल जाएगी और ये लोग वहीं पे सेटलमेंट और ये सारी चीजें करा लेंगे। वैसे कभी ये हुआ नहीं। तो मैंने वही सोचा कि हमारे देश के लोग अगर बच्चे पैदा करते ही रहेंगे तो ये वाली चीज तो बिकनी है। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली में भी जा रहा हूँ, वहां पर भी वही खाया जा रहा है, एक अपर क्लास में भी जा रहा हूँ, वहां पर भी वही खिलाया जा रहा है। बिकॉज नोबडी वांट्स, क्योंकि वो एक प्रचलित हो गया ना, कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं कुछ दूसरा कुछ, नेसेसिटी बन गई। तो मैंने बोला कि अगर मान लो वो दूसरी चीज जिसमें लेड निकला वो नहीं भी चला किसी कारण, इसके पास बाकी प्रोडक्ट लाइन्स इतनी बढ़िया है, विदेश से फंडेड है, तो कैश फ्लो की कमी नहीं है, एक्चुअल कैश आ रहा है। FMCG कंपनीज जो हमारे देश में बात करते हैं, उनके पास सबसे बड़ा टूल क्या है, उनके पास कैश आता है, टर्नओवर बहुत जल्दी होता है, 7-8 दिन के अंदर क्रेडिटर से पैसा आ जा रहा है। एग्जैक्टली जो बाकी बिजनेसेस में नहीं होता, कैपिटल इंटेंसिव, चाहे कार वाली कंपनी हो, कुछ भी हो, काफी क्रेडिट्स पे चलती है, लेकिन ये वाले, मैंने बोला कुछ नहीं जा रहा। एंड टुडे एज ऑफ डेट डिविडेंड से ही वो मेरा इन्वेस्टमेंट तो कब का फ्री हो गया। ठीक है, एंड मैं देखता भी नहीं हूँ, बस ऑडिट के टाइम पे देखना पड़ता है, क्योंकि तो CA मंगाता है तब देखना पड़ता है कि अच्छा इधर चल रहा है, एंड इट इज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप में से किसी व्यक्ति ने डीमार्ट के IPO में लगाया और आपको वो IPO नहीं मिला, क्योंकि मेरे आसपास के हर बंदे को मिल गया, पता नहीं कैसे, मेरे को छोड़ के, और ऐसे लोगों को मिल गया जिन्होंने आज तक कभी डीमैट अकाउंट नहीं खोला था, पहली बार इसके लिए खोला, डीमैट मिला। लेकिन किसी ने लिस्टिंग पे निकाल दिया, किसी ने 2-4 दिन बाद निकाल दिया। अगर आपको डीमैट पे सही में भरोसा था, आपको IPO भी नहीं मिला रहता, उसके बाद भी लगाते तो 6 गुना पैसा आपका बन रहा था। अब तब भी पैसा कमा रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज IPO में चाहिए। इन्फोसिस का जब IPO निकला था, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, अंडर सब्सक्राइब था, लोग लेना नहीं चाहते थे। उस समय पे बहुत कम लोगों को पता है, CCD के जो मालिक थे, जो अब नहीं रहे दुर्भाग्यवश, उन्होंने उसके 6 महीने बाद पैसा लगाया और अगले 6 महीने में 6 गुना पैसा कमाया। रमेश दम्मानी एक एस इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से कमाए हैं। इन्फोसिस का IPO आया, बिल्कुल नहीं चल रहा था, उन्हों को पूरा भरोसा था कि भैया अगला फ्यूचर नारायण मूर्ति के निर्देश में IT सेक्टर ही होगा। उन्होंने बड़ा पैसा इधर लगाया और बड़ा पैसा निकाल के गए वहां से। और आज देखिए सिंपल सी बात है। रमेश दम्मानी सर ने एक सिंपल सा मैथ्स लगाया आज से कुछ साल पहले कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारे देश में एक चीज हमेशा चलेगी, क्योंकि चाहे दुख हो, चाहे गम हो, चाहे गर्लफ्रेंड छोड़ के जाए, चाहे उसकी शादी किसी से हो जाए, चाहे अपन खुशी बना रहे हैं, एक चीज हमेशा चलती होती है, दारू। उन्होंने दारू की सबसे बड़ी जो ब्रांड थी, उन्होंने देखो भाई इतने सस्ते में मिल रही है, ये तो भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो गम में भी इंसान पीता है, खुशी में भी पी रहा है, हर बार पी रहा, कुछ नहीं है तो भी पी रहा है। तो भाई साहब उन्होंने उस स्टॉक को उठाया, उधर उन्होंने मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाया। तो पॉइंट ये है कि जो लोग पैनिक कर रहे हैं
उनको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पैनिक किसको करना है? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, उसको तो करना चाहिए भाई, ठीक। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई नहीं बता सकता कि कहाँ जा रहा है बाजार। सिंपल सी बात, आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। अगर कोई बोलेगा 2 हफ्ते बाद क्या है, तो हम एक एजम्पशन लगाएंगे, एज सिंपल एज दैट। गारंटी नहीं है उस चीज, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं, इतना ही नीचे जाएगा, नहीं इतना नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन अब थोड़ी स्टेबल लग रही है, तो अब लिया जा सकता है। बट उसमें भी क्या, कुछ अनसर्टन इवेंट आ गया, मान लो कहीं पे न्यूक्लियर मिसाइल चल गई, वॉर हो गया या एलियन ने अटैक कर दे, कुछ भी हो सकता है भाई। अब कोविड हुआ तो एलियन क्यों नहीं आ सकता? कुछ भी, कोविड किसी ने एक्सपेक्ट किया था? नहीं किया था, हो गया ना। तो हो सकता है एलियन आ गया, धूप करके उनने बोल दिया भैया, उड़ा दिया आधे लोगों को, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज तो हम फैक्टर इन नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है, अमेरिका के इतिहास के लास्ट 100 साल देखिए, क्योंकि इंडिया के स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा इतिहास है नहीं। अमेरिका के लिस्टेड अनलिस्टेड हर तरह से 100 साल में देखें, तो अगर आप 3 एसेट क्लासेस, गोल्ड, प्रॉपर्टीज एज वेल एज इक्विटीज, इनके अगर CAGR के बीच में कंपेयर करें, इक्विटीज हमेशा लॉन्ग रन में इन सबको बीट करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारा का सारा पैसा इक्विटी में डालो, ठीक है, क्योंकि हमने अभी अनसर्टेनिटी की बात करी। कल को अगर मान लो एलियन आ गया, बोला भाई इक्विटी खत्म, तो उसमें तो आप और मैं भी कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में जब तक ये वाला एलिमेंट अगर नहीं आता है, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, जो किसी ने सोचा ही नहीं होगा, ठीक है, आप अगर यंग हो, 82 से अपने एज को माइनस करो। ओके। अगर आपका एज 20 है तो 62 है, तो 82 से हमने माइनस किया, ठीक है। आप उतना परसेंटेज का एक्सपोजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटीज में रखो, ठीक है। आपकी एज जैसे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 70 साल का है, मेरे हिसाब से 82 माइनस 70 करते हैं, ठीक है, तो 12%, ठीक है। क्यों? उसका भी सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। हम एक एवरेज स्पैन, ऑल्दो कुछ लोग अब डिबेट करेंगे 60 साल तक ही जीते, 75, मैं बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, सब कर लिया, 80 तक अगर जी जा रहे हैं, तो वो जो 12% है वो इसलिए है क्योंकि आप जब एज करते जाते हो, पहला आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, दूसरा आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम हो जाती है। तो आप उस परसेंटेज को कम कर दो और उसको थोड़ा फिक्स्ड एसेट्स, या यार 70 की एज में तो एंजॉय कर लो अब थोड़ा सा, अब क्यों, अब मत करो। तो वो ही पॉइंट है, इसलिए आप सिंपल सा 82, तो लोग कमेंट्स में बता सकते हैं उनकी जितनी एज हो तब परसेंटेज आपका होना है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे लेकिन मैं तो 100%, जैसे विजय केडिया सर सीधे बोलते हैं मेरा तो सब कुछ इसी में लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन आप ये देखो, उनको 25 साल का अनुभव है, सीखा है उन्होंने, उन्होंने साइकिल्स देखी हैं, उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। मतलब आपको कंटेक्स्ट के लिए बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता होगा, 1998 1999 में अलायंस का जो म्यूचुअल फंड जो IT पे लगा हुआ था, म्यूचुअल फंड का 1 साल का रिटर्न 3.5 गुना था भाई साहब। अगर आप 1990 से लेके 1992 तक देखते हैं, तो SBI कैप, बिकॉज बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, पहला म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में सिर्फ UTI नहीं था, जो फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर में आया था वो SBI कैप था, और फिर कैनरा वालों लेके आए थे। SBI कैप का जो पहला म्यूचुअल फंड आया था, उसका NAV जब लॉन्च हुआ था 10 रुपए का था। 1992 हर्षद मेहता के पीक पे 160 का NAV था। म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, 16 गुना का रिटर्न। उस समय पे जिसने बुक कर लिया उसने पैसा कमाया, बट जिसको लगा कि ये तो अब 1600 गुना होगा, उसने वो चीज गवाई है। ठीक है, बाजार ना आपको मौका देता है। ठीक है, मेरा ये मानना है एटलीस्ट इंडियन मार्केट में एक लॉन्ग होराइजन तक पहला आप होल्ड करोगे तो सिर्फ क्वालिटी। आप ग्रोथ खेल रहे हो, खेलो, लेकिन एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट उधर एग्जिट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ऑन पेपर फरवरी 2023 तक एक स्टॉक लोगों को 15 गुना भी दे रहा था, और एक रिपोर्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर वो 15 गुना से 2 गुना भी हो गया। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप इंडियन मार्केट में अगर ग्रोथ खेल रहे हो, बिल्कुल खेलो, पैसे कमाने के 100 तरीके हैं। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए आप कौन सी स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हो और कौन सी स्ट्रैटेजी, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके। तो सर इसी पर एक और सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो यंग लोग हैं जिनको शायद पता ना हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डू यू रियली थिंक कि ये जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन मार्केट है, इसको मैनेज किया जाता है बाय दी गवर्नमेंट या फिर बिग बिजनेसमैन, जो कि आम लोग जो इंस्टाग्राम से रील देखकर ट्रेड कर रहे हैं या फिर वो मान लो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई IPO में लगा रहे हैं, वो अलग ही डुलुलू में चल रहे हैं कि हम पैसा कमा लेंगे, हम हर्षद मेहता बन जाएंगे, हम तो किंग है, लेकिन ऊपर से कोई और व्यक्ति से मैनेज कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो जिसके बारे में लोग ऑपरेटर करते हैं, वो नहीं, मतलब इंटरनली कुछ ऐसा एक्चुअली में हो रहा है कि अगर ये मार्केट नीचे जा रहा है तो इसको लाया जा रहा है नीचे, इसको चाहे वो सरकार ला रही है, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन ला रहे हैं, चाहे कोई भी ला रहे हैं। देखो, मार्केट हम लोग नहीं चला रहे, आप और मैं नहीं चला रहे, बिल्कुल,
हमारे पास कितने कुछ करोड़ रुपए हैं, उससे हम क्या ही चलाएंगे। ये सब जो चला रहे हैं वो अरबों खरबों वाला गेम चलता रहता है। विदेश की अगर बात करें तो विदेश में इट इज क्लियरली एविडेंट देयर आर इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक $9 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट मैनेज करता है। हमारे देश का हमने क्या बात करा, हमारे देश का पूरा मार्केट कैप $3 बिलियन का है, वो अकेला 9 ऑन पेपर, और उसके पास अगर आप स्टॉक लिस्ट देखोगे 250 से ज्यादा है। एप्पल से लेके अमेजॉन से लेके हर चीज में उनका स्टेक है। सो इस तरह के स्टेक होल्डर्स ऑन पेपर ऑफ पेपर भी रहते हैं। भारत में एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं कि विदेशी लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सिंगापुर से पैसा आ रहा है, हम लोगों को पता ही नहीं है। सिंगापुर की एक बहुत बड़ी फंड है जो बहुत जगह पे स्टेक उठा के रख रही है, तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो इस चीज़ को पूरी तरीके से, हम उनके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। वो एक बटन दबाएंगी तो सेल होगा, वो एक बटन दबाएंगी बाय होगा, एज सिंपल एज दैट। उनका वो वाला चीज़ नहीं है कि अच्छा आज 5% आज 4%, नहीं, वो खेलेंगे तो बड़ा खेलेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो पहला चीज़ यस, अब ये कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, देखो इसको थोड़ा सा अगर बिजनेस के परस्पेक्टिव से आप देखते हो तो बहुत सारे आपको हिंट्स मिलेंगे। ओके, लेट्स कंसिडर इंडियन स्टॉक मार्केट, लास्ट 2 साल के डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है। मार्केट पूरी तरीके से ऊपर जा रहा है, करेक्शन भी 1-2% का हो रहा है, फिर चले जाता है ऊपर, फिर चले जा रहा है, फिर चले जा रहा है ऊपर। सो कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों को तो खटकेगी बात कि भाई साहब ये रिटेल कब तक पैसा कमाएगा, बिकॉज देखो पाई उतना ही है। अब उसमें अगर 100 चींटियां आ जाएं और बड़े वाले कीड़े को ज्यादा खाने नहीं मिले तो बड़ा कीड़ा तो गुस्सा होगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो कोशिश करेगा क्या किया जाए, कुछ को चाशनी में डुबाएगा, कुछ को पानी में धो देगा, प्लानिंग करेगा, कुछ को खुद ही डंक मार देगा, है ना। सो आप लास्ट 2 साल में देखो क्या हो रहा है इंडियन मार्केट में, अगर नोटिस करो पहली चीज हो रही है ब्रोकर्स में सबसे ज्यादा ग्लिचेस होने शुरू हो गए। बहुत अचानक से मार्केट में बंद हो जाता है। यस, लाइव मार्केट में पोजीशन ओपन हो जाती है और मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाय सेल कर रहे हैं, हीरो जीरो कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड कभी भी प्रॉफिट बुक हो जा रहा है, कभी अपने आप हो रहा है, कभी प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा है। Exactly. ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा नोटिस करो, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ये कह रहे कि हम रिटेल को बचाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से बचा रहे हैं। पहले 5 दिन एक्सपायरी रख दी रिटेल को बचाने के लिए, फिर उन्हें एहसास हो कि रिटेल तो बहुत ज़्यादा बच गया, फिर अब वापस बोल दिया कि चलो 2 एक्सपायरी होंगी, तो वो बदलाव चलती रहती है। फिर वो बोलते हैं कि रिटेल ट्रेडिंग करके पैसा बहुत निपटा रहा है, इसलिए अब रात तक हम मार्केट खुला रखेंगे, ये खबरें आ जाती हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि यार रिटेल को हमको बचाना है तो मार्जिन बढ़ा देते हैं। फिर हाल फिलहाल में खबर आई है कि भाई रिटेल को हमको बचाना है तो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को ही पैसा डालने मिलेगा। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर मतलब जो सालाना 50 लाख रुपए कमाता है या फिर नेटवर्थ 5 करोड़ की है, वो तो आपको पता है कितने सारे लोगों की हो गई है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे अचानक से 1.5-2 साल में इतना ज्यादा हमें क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। मार्केट तो बढ़िया चल रहा है, सही बात, SIP बढ़िया चल रही है, उल्टा अब ज्यादा अच्छा चल रहा है, अब बढ़िया चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। पहले कभी इस तरह के सस्टेनेबल मूव्स नहीं देखे गए थे जो अभी देखे जा रहे हैं, बट अचानक से क्यों। और दूसरी चीज है, बचाना है, अचानक से PMSS के लिए रूल, म्यूचुअल फंड्स के लिए रूल आ जाते हैं कि अब आप भी काइंड ऑफ PMS और 10 लाख रुपए तक का उस तरह से आप कर सकते हैं। तो पॉइंट है कि यहाँ पर मेरे को क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। सो सीन ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर के तरफ पे चलती हैं, जिसमें स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा पैसा लगा रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्लैक रॉक हो गई वो इन्वॉल्व रहते हैं, उनका पैसा लगा रहता है। तो अगर मोटा मोटी बोलूं, पॉलिटिशियंस, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑपरेटर्स, ये तीनों मिलके शेयर मार्केट को नंगा नाच कराते हैं। दिस इज द रियलिटी। अब इसको आप ये चीज समझिए कि एट द लॉन्ग रन ये ऊपर ही लेके जाएंगे। इसका भी रीजन है, जो बड़ा आदमी है वो सेविंग अकाउंट नहीं रखता, उसका करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में 0% का रिटर्न होता है। ठीक है, वो कभी भी स्टडी कैश अपने पास नहीं रखता है। एक आम आदमी ना बैंक अकाउंट में बस जमा करता रहता है। उसको डर रहता है हमेशा कि मेरे को नौकरी चले गई, पैसा कुछ हो गया, मार्केट में डूब गया तो वो करता है। ये लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। ये लोगों को खाली पैसा नीचे, तो ये हमेशा सर्कल में घुमाते हैं। ओके, जैसे जब इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आता तो ये पहले रियल एस्टेट में डाल देंगे, लेकिन अब क्या हो गया है कि पहले तो रियल एस्टेट में ब्लैक वाला बहुत ज्यादा जाता था, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मैं नहीं कहूंगा कि ब्लैक मनी नहीं जा रहा है, बट रिलेटिवली कम हो गया है। ओके, ठीक है, मतलब रिलेटिवली इन द सेंस क्योंकि कुछ चीज़ें लिस्टेड कंपनीज को पेपर पे भी दिखानी पड़ती है, रियल एस्टेट वालों को, सामने वालों को भी दिखानी पड़ती है, प्लस सामने वाले को ज़्यादा झमेला नहीं करना, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो दैट इज़ नंबर 1। फंडामेंटल चेंजेस देखो यार, पहले जो छोटी कंपनियां होती थी उसमें कहते थे आप फंडामेंटल भी कर दो तो उनके बुक्स बड़े कुक्ड रहते हैं, तो वो हमेशा गलत करेंगे। इनफैक्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ प्रॉब्लम ही ये रहता था कि 70% प्रमोटर्स फर्जीपने करते थे।
लेकिन अब अचानक से आपने लिस्टिंग देखी है कितनी सारी एसएमईज की हुई हैं। एट प्रेजेंट जब हम बात करें 18 ऐसी कंपनीज है एसएमईज में जिनका 1000 करोड़ के ऊपर का वर्थ है, ठीक है। एंड करीब 600 से 700 ऐसी कंपनीज हैं जो 200 से 400 करोड़ के बीच में हैं और वो compete करना चाहती हैं उधर जाने के लिए। अब ये अचानक से इतनी ज़्यादा कंपनीज लिस्ट क्यों होने लग गई हैं? क्योंकि लिस्ट होना तो मतलब आप अपनी अब किताब सबको खोलने वाले हो, पहले तो नहीं होती थी। सही बात है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक आम प्रमोटर जो बाहर बैठता था वो ये सोचता था अगर मैं ब्लैक में काम करता हूँ कैश में तो मैं टैक्स बचा के 1 का 2 कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट में इतना इन्फ्लो आ रहा है लोगों का कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ना मैं एक ऑनेस्ट प्रमोटर हूँ तो 1 का मेरे को 40 का प्रीमियम भी मिलेगा। सही बात है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज उन्होंने बोला कि अपने वाइट पैसे को हम इधर लाना शुरू करें, ठीक है। सो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिशियन, ये इंस्टीट्यूशन और ये ऑपरेटर मिलकर शॉर्ट टर्म पे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल हिला सकते हैं, ओके। बट लॉन्ग रन में इसको ऊपर जाना है क्योंकि करंट अकाउंट में रख नहीं सकते, बाकी कोई एसेट क्लास उनको इतना ज्यादा रिटर्न देगा नहीं। इंडिया क्यों अच्छा है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही लिया है, बिल्कुल। तो घूम फिर के अच्छा, और विदेशों का भी पैसा वापस घूम फिर के इधर ही आएगा। पता है क्यों? विदेशों के अंदर एक फोमो वाली बड़ी फीलिंग होती है। क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक एफआईआईस क्या करते हैं? एफआईआईस भी बेसिकली एक तरीके से समझिए वहाँ के म्यूचुअल फंड्स हो गए। हाँ बिल्कुल, विदेशी हेज फंड्स हो गए। अब हेज फंड में मान लो वो बंदा आता है जो मिनिमम 15 करोड़ का चेक काट के देता है। जो इंसान 15 करोड़ का चेक काट के दे रहा है और उसको अचानक से पता लगेगा कि भाई तुमने यूएस मार्केट में तो डाल दिया, यूएस मार्केट ने 11% का रिटर्न दिया, भारत ने अगर 18% उसी टाइम पे दे दिया, भाई तुमने इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? मैं अपना पैसा निकाल रहा हूँ, तुम अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो। सो घूम फिर के अच्छा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एफआईआईस की सेलिंग बहुत हो रही है। अभी आपने सुना होगा एफआईआईस की बहुत सेलिंग हो रही है, 40,000 करोड़ समथिंग। लास्ट 4 साल से देखो, एफआईआईस अभी से नहीं कर रहे हैं, लास्ट 4 साल से। क्योंकि आप ये भी सोचो ना, अगर मैंने कोई चीज 10 रुपए पे ली है, वो 400 पहुंच गई है, कहीं तो मैं बुक करूंगा यार। एग्जैक्टली, चैरिटी करने थोड़ी बैठा। एग्जैक्टली। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये 400 पे बुक करके 200 पे आएगा तो कोई एक और इन्वेस्टर होगा जिसका व्यू होगा कि यार ये यहाँ से 1000 हो सकता है, तो वो 200 पे भी तो घुसेगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? DIAs have become smarter, आपको पता है। और काफी लोग बोलते नहीं, कुछ प्रमोटर्स ने भी सेल किया। पेज इंडस्ट्री जो कि एक मल्टी बैगर रही थी, पेज इंडस्ट्री के प्रमोटर ने सबसे पहली बार अपना स्टेक डाइल्यूट किया था जब वो 40 करोड़ का जब प्रॉफिट हुआ, उतने में ही उन्होंने स्टेक डाइल्यूट किया, 40 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच के निकाले। अगर उन्होंने आज के डेट पे वो होल्ड करे होते तो वही 40 करोड़ के जगह पे 4000 करोड़ रुपए का कैश होता उसके पास एक्स्ट्रा। बस कुछ साल, कुछ 10-15 साल अगर होल्ड किया रहता, 100x होता। तो जब प्रमोटर को ही एग्जैक्ट, आपको पता है हम लोग सब कहानियां बोलते हैं कि अगर आइशर मोटर्स में अगर नहीं वो कौन सा है कि भाई अगर तुमने 2000 में बाइक नहीं खरीदी होती और इसमें पैसे लगा दिए होते। अरे भाई साहब, एक बार उनके प्रमोटर से जाके पूछा गया, उनको पता था क्या? उन्होंने बोला नहीं। फिर एक फंड मैनेजर से पूछा गया कि भाई आपने तो कुछ समय तक इसको होल्ड किया था, क्यों किया था? बोले यार वो कंपनी का ना वॉल्वो के साथ एक एग्रीमेंट होने वाला था, हम सब ने ये सोच के लगाया, वो एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं। ओके। तो प्रमोटर को भी नहीं पता था। एक बार क्या हुआ, 1999-2000 के बीच में जब विप्रो के शेयर्स बहुत ऊपर जा रहे थे तो अजीम प्रेम जी से एक इंटरव्यूअर ने पूछा, 2 चीज़ें पूछी कि सर आप तो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए, बहुत खतरनाक, बिकॉज वैल्यूएशन के साथ लिस्ट में भी ऊपर जा रहे थे। बिल्कुल। तो अजीम प्रेम जी ने पहली चीज़ बोली कि भाई ये ओवरनाइट सेंसेशन बनने के लिए मेरे को 15 साल 24 घंटे इसके बारे में सोचना पड़ा, रोज काम करना पड़ा, तब मैं वो ओवरनाइट सेंसेशन बना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंटरव्यूअर ने पूछा, सर लेकिन सेकंड रिचेस्ट, थर्ड रिचेस्ट के आसपास आ गए, मतलब कैसे, क्या कर रही है आपकी कंपनी? उन्होंने धीमी आवाज से बोला, मुझे भी नहीं पता। सो द प्रमोटर्स ऑफ IT कंपनीज, टेक कंपनीज उस समय पे नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। तो आप कैसे जाने? आप कैसे? इन्फोसिस में क्या हो गया था कि एक पॉइंट पे 99 जब वो पीक वैल्यूएशंस पे थे, तो इन्फोसिस में सिंपल सा था कि वो गाइडेंस जो बता रहे थे उनके साथ उनके रेवेन्यू हर क्वार्टर में मैच ही नहीं कर रहे थे। उनकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 5-6 गुना बढ़ रही थी, लेकिन सेल्स ड्रॉप दिख रही थी। अगर किसी ने उस समय पे बस उतना भी देख के अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होती तो बच जाती। बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि इन्फोसिस जब पीक वैल्यूएशन पे था, उधर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो आज के समय पे भी, अब ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए, बट चेक करना, CAGR -2% का होता है। लेकिन अगर किसी ने सही टाइम पे जो अगले साल पे किया होता तो 6% का CAGR, और उसके अगले साल अगर
जब वैल्यूएशन इज वेरी गुड इट बिकम्स 18 to 19%. वाओ. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने महंगा ले लिया इट्स फाइन, बट देन यू शुड हैव कन्विक्शन टू एवरेज इट एट साइड पॉइंट ऑफ टाइम. काफी लोग बोलते हैं एवरेज नहीं करना चाहिए. अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको कन्विक्शन है, तो सही समय पे एवरेज करना सीखो. एग्जैक्टली, क्योंकि आपको अगर पता है कि ये ऊपर जाएगी एग्जैक्टली तो आप सस्ते में खरीदो. तो जिस बंदे ने अगर ले भी लिया था उस समय पे बिना देखे ये सारी चीज़, ये गलती ना मुझसे हुई है. मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ. ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली मैंने करी हुई थी. आई थिंक 12-13 के आसपास की बात होगी. तो सुजलॉन आजकल भी बड़ा चल रहा है. तो मैं भी उस समय पे भी बाय द वे ये थ्योरी चलती थी, बहुत कम लोगों को पता है. ओवर सब्सक्राइब था इसका आईपीओ, और आईपीओ आने के बाद भी काफ़ी चलता था. आई थिंक सूरत के एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इसको रन कर रहे थे. तो मैंने साइंस पढ़ी थी बचपन में, तो उसमें तो लिखा था फॉसिल फ्यूल्स डीके तो 1000-10,000 साल लगते हैं, तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आएगा. तो मैंने बोला भैया तो विंड एनर्जी तो यही नेक्स्ट बिग थिंग है. उस समय पे ना सरकार उसके कुछ साल पहले तक सब्सिडी भी दे रही थी. क्योंकि सरकार उस समय पे जो थी उनको लगता था विंड एनर्जी इज द नेक्स्ट बिग थिंग. तो उसके चक्कर में इनको फ़ायदा हो रहा था. प्लस मैंने देखा कि एक हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेट पीपल गेस, जो बहुत बड़ी फार्मा कंपनी चलाते हैं. एक दिन के लिए रिचेस्ट भी होगा तो उसके बाद कभी नहीं हो पाए. उन्होंने इसमें बहुत बड़ा स्टेक ले लिया था उस समय पे. तो मुझे लगा यार इतना बड़ा आदमी ले रहा है, बेवकूफ़ तो होगा नहीं. उस आदमी ने जेट एयरवेज में भी लिया था स्टेक, बट ठीक है जो भी है. फिर मैंने बोला इतना बड़ा आदमी गलत होगा नहीं, और अपन भी फिर रिन्यूएबल सोर्स रिन्यूएबल, अपन ने बुक्स देखी नहीं और अपन ने ले लिया. वो डबल भी हुआ, लेकिन अपन कॉन्फिडेंस में कि भाई यही अपना मल्टी बैगर है, ये अपन तो एटलीस्ट 3-4 डिजिट पे ही निकालेंगे. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे मैंने अगले साल में उसको नीचे गिरते हुए भी देखा. मैं आई वाज इन प्रॉफिट उस टाइम पे भी मैं देखते हुए. फिर जब मैंने फाइनली वो मेरे कॉस्ट पे आ गया ना, तो मैंने बुक्स देखी, मैंने क्या है खबरें देखी. भाई साहब एक विंड मिल चोरी हो गया. विंड मिल चोरी हो गया. विंड मिल पूरा हाँ विंड मिल चोरी हो गया. फिर मैंने देखा भैया डेट, कर्जे पे कर्जा भरा पड़ा हुआ है इधर. फिर मैंने बोला सब्सिडीज भी गायब कर दी गई हैं, क्योंकि फिर सरकार ने बोला कि नहीं ये नहीं कुछ और चीज़ है नेक्स्ट. जैसे अभी ईवी और इन सब की इस पे आ गए. मैंने बोला ये तो गड़बड़ हो गई. आई एग्जिटेड. मेरे को पर शेयर 20-30 पैसे का ही लॉस हुआ, लेकिन सबसे बड़ा लॉस मेरे को टाइम लॉस हो गया ना. हाँ, कहीं और डाल दिया होता वो 2-3 साल अगर मैंने पैसा फंसे रह गया आपका, मैंने कहीं और लगाया होता. मैंने दूसरा एक जगह पर बनाया था, अशोक पे बनाया था, 24-25 के आसपास जाके करीब करीब. थोड़ा सा मैंने 90s में बुक किया था और थोड़ा 110-120 के आसपास बुक करा था. रेन इंडस्ट्री में थोड़ा सा किया था. इस तरह से कुछ थे. बट एनीवे डिस्क्लेमर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है. बट पॉइंट ये है कि टाइमिंग इन आर मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसका सिंपल सा मुझे लगता है मेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस से कि जो हम किताबें पढ़ रहे हैं वॉरेन बफेट सर की, पीटर लिंच की, उनके कंसेप्ट बिल्कुल सही है. लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, क्वालिटी पकड़ना चाहिए, लेकिन सारे कंसेप्ट्स हमारे मार्केट में एग्जीक्यूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे मार्केट के डायनेमिक्स अलग हैं. हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बाजार में आज भी किसी भी सेक्टर को आप उठा लो, ठीक है, टॉप 2 से 3 प्लेयर्स ही 80% रेवेन्यू कमाते हैं. आप पेंट्स की बात करो तो इट इज एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक, ये ही सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, सबसे ऊपर बैठे, सबसे ऊपर. एफएमसीजी की बात कर लो तो मे बी आप ब्रिटानिया हो गया, डाबर हो गया, HUL हो गया, ITC हो गया, यही मेन कमांड कर रहे हैं. आप हर सेक्टर को उठा के देखो. आप अगर सिगरेट्स वाले में भी देखोगे तो VST इंडस्ट्रीज हो गया, ITC हो गया, दे आर द डोमिनेंट प्लेयर्स. तो आप देखोगे कि हमारे देश में रियलिटी इज कि जो टॉप 25 कंपनीज हैं वही सबसे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई लोग बोलते हैं कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इंडेक्स फंड में डाल दो, क्योंकि इंडेक्स को ये 25 कंपनियां तो एटलीस्ट संभाली. एग्जैक्टली. और इंडेक्स बहुत पावरफुल होता है. इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रहा था कि वॉरेन बफेट सर कहते हैं जब मैं ना रहूं तो आपको मेरा मैक्सिमम पैसा इंडेक्स में ही डालना है. बिल्कुल यार. वॉरेन बफेट सर के साथ तो अभी इशू भी है, उनका फंड साइज इतना बड़ा है बर्कशायर हैथवे का, जल्दी मूव नहीं कर सकते, मूव कर ही नहीं सकते. उनका पहला ही मैट्रिक है क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी विद गुड फ्लोट. यार कहाँ डालेंगे पहली बात. थोड़ा थोड़ा करके भी डालेंगे, पहली बार खबर तो लगनी है. वो 15-15, 20% ऊपर चढ़ जाएगा. सही बात है. तो उनका साइज बहुत बड़ा, बट ही इज कम्प्लीटली ट्रू कि अगर इंडेक्स फंड पे लगाया जाए, इसलिए वो कहा जाता है. लेकिन हाँ, मेरे को ये भी लगता है कि हमारे देश में ये इंडेक्स फंड ETF को लेके थोड़ा सा ज़्यादा हवा भी मच गया है. इतना भी सही नहीं है. ठीक है, आप एक्टिव इन्वेस्टिंग से भी कमा सकते हो अगर आप अच्छे शेयर्स पिक करो तो. बिल्कुल राइट टाइम. अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपके लाइफ में एस्पिरेशन अलग है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है आप सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाओ. हाँ. हो सकता है किसी की इच्छा नहीं है शेयर मार्केट से कमाने की. उन लोगों के लिए इंडेक्स फंड ETFs इज गुड. ठीक है. बट
डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, मैं कहूंगा स्टेप अप इन्वेस्टिंग करो। स्टेप अप इन्वेस्टिंग इन द सेंस, आप लेट्स से एग्जांपल, आज आपकी सैलरी 50,000 है, आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हो, तो ये नहीं कि आप जिंदगी भर 5,000 की एसआईपी करो। जब आपकी सैलरी अब 1 लाख होगी तो उसको भी बढ़ाते तो उसको स्टेप अप बोलते हैं, तब जाके आप पैसा कमा पाओगे। दूसरा मैं कहूंगा कि आप पावर पैक्ड एसआईपी करो, दैट इज जब मार्केट गिर रहा है तब अपनी एसआईपीज डबल कर दो, और जब मार्केट स्टेबल आपको दिखता है तो वापस नॉर्मल कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो आपको जो बोनस मिल रहा है आपकी कंपनी से अचानक से लमसम 3 लाख, उसको ना साइड में रख लो, लिक्विड फंड्स में डाल दो। ठीक है, रिटर्न के लिए नहीं, देखिए एवरीथिंग इज नॉट अबाउट रिटर्न, इट इज ऑल्सो अबाउट कैपिटल प्रिजर्वेशन। एग्जैक्टली। काफी सारे लोग कंपेयर करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट बेकार है। अरे भाई साहब, आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट वाज नेवर अ टूल ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, इट वाज अ टूल ऑफ कैपिटल प्रिजर्वेशन। आप प्रिजर्व करना चाहते हो। एक बात बताओ, सारा का सारा पैसा मान लो आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम अब नहीं बची, कहीं से एक्टिव इनकम नहीं है, 100 रुपए कमाते हो, सारा 100 रुपए आज आपने इक्विटी पे लगा दिया, जब मार्केट 40% गिरेगा, पैसा कहां से लाओगे लगाने के लिए? आपका तो वो भी गिर जाएगा। तो तभी जरूरी है कि आपके पास कुछ ऐसे, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन नॉट जस्ट इन स्टॉक्स, इन एसेट क्लासेस भी जरूरी है। आज भारत में सबसे ज्यादा लोग, वही लोग परेशान हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की आमदनी, सैलरी लगा दी किसमें? एक जमीन पे, और वो बाद में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया और दे हैव नोवेयर टू गो, आज बर्बाद हो बैठे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफाई कर। ठीक है सर, तो इसी के साथ एक आखिरी सवाल, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट ज़रूरी है, कि ये जो अभी मार्केट में चल रहा है सीन, मार्केट गिर रही है, लोगों का कहना है ये क्रैश है या करेक्शन है, जो भी है। कुछ बाबा लोग हैं, चाहे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है, जहाँ तक मैं देखा हूँ, पहले से ही प्रिडिक्ट करके लोगों को बता रहे थे कि इतने तारीख को या इस डेट को ये मार्केट इस टाइम पे नीचे जाएगा, और अचानक से एकदम से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आना शुरू हो गए मार्केट में। तो अब क्या है कि अब एक्चुअली में जब मार्केट नीचे जा रही है, फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे जा रही, हो सकता है वैल्यूएशन ज़्यादा हो, कंपनी में कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा हो, या कुछ जो भी ओवर वैल्यूड, उसके वजह से नीचे जा रही है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने भी बोल दिया इस टाइम पे जाएगा, अब वो लोगों को होते हुए दिख रहा है। अब लोग स्टॉक मार्केट को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोग। अब जैसे लोग ज़मीन उमीन को पहले एक के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते थे, ज़मीन मिल रहा है, वास्तु, अब स्टॉक को भी इस चीज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए। देखिए, मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं करी है, ओके, तो मे बी मैं इतना अच्छे से नहीं कह सकता हूँ, बट मेरा ये मानना है, प्रेडिक्शंस की अगर बात करी जाए ना, तो 2007 की अगर हम बात करें, 2008 के क्रैश के पहले की अगर बात करें, तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के एक डेटा निकाला गया, 127 या 28 प्रिडिक्शंस करी गई थी अबाउट मार्केट वहाँ से और 40%, 30% विद इन अ ईयर और 2 years बढ़ेगा। ओके, 128 प्रिडिक्शंस इस बारे में थी। ओनली 10-11 प्रिडिक्शंस वर कि मार्केट वुड डिप, वो भी इतना डिप होगा ये किसी ने नहीं कहा। ठीक है। सो प्रिडिक्शंस का ना एक बड़ा बढ़िया चीज़ है, आज बड़ा आसान है, मैं हर दिन एक नया प्रिडिक्शन दे सकता हूँ। ओके, आज सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं, ट्रेडर बोल लो, इन्वेस्टर बोल लो, सोशल मीडिया के थ्रू हर दिन एक नया, जैसे मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ तो उनका बहुत बढ़िया तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो एक दिन आके बोलेंगे भाई मार्केट गिरने वाला है, अगले दिन बोलेंगे कि भाई मार्केट गिरेगा लेकिन हो सकता है थोड़ा सा पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, और तीसरे दिन बोलेंगे यार मार्केट अगर ऊपर चले गया ना तो बहुत ऊपर जाएगा वरना खतरनाक गिर जाएगा। ठीक है। अब ये 3 प्रिडिक्शन अगर किसी ने दे दिए, सूनर और लेटर ये तीनों सही होने हैं। आपको बस जाके उसी चीज़ को रीशेयर करना है, जिस दिन वो चीज़ हो जाए रीट्वीट करना है। अब क्या होता है, लोगों का ना एक बायस होता है, तो लोग क्या देख रहे हैं कि मैंने, अब जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, हर दिन आपको, अगर मान लो आपको 100 लोग फॉलो कर रहे हैं, अब वो हर दिन शायद आपके पोस्ट चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 100 में से 40 लोगों ने आपके पहली प्रेडिक्शन देखी, ठीक है, 30 लोगों ने दूसरी प्रेडिक्शन देखी, 30 लोगों ने तीसरी प्रेडिक्शन देखी। ठीक है। तीनों में से एक लॉट तो होगा जिसको लगा होगा अरे भाई इसने बोला था, मैंने देखा था उस दिन, और आपने रिट्वीट कर दिया, वो आपका भक्त बन जाएगा जीवन भर के लिए। सच्चाई ये है कि मार्केट का टॉप और बॉटम केवल 2 ही लोग बता सकते हैं, एक है भगवान और दूसरा एक लायर। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता, एक झूठ बोलने वाला और भगवान के अलावा। तो ये टॉप बॉटम देखना बंद कर दो, वरना आपके टॉप भी उड़ जाएंगे, बॉटम भी उतर जाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको सिंपल से 3 चीज़ें करनी है जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है। पहला, मैं आज भी कहूँगा, किताबें पढ़ो। किताबों से आपको वो ज्ञान मिलता है जो 100 साल 50 साल लगा के लोगों ने ज्ञात किया। तो किताबें पढ़ो, लर्निंग पे ध्यान दो, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है, आप टिप्स मत लो। मैंने जीवन में आज तक किसी भी मल्टी मिलियनर को नहीं देखा जिसने स्टॉक मार्केट के टिप्स लेके उसने मल्टी मिलियनर
बनाए, बिल्कुल मैंने आज तक नहीं देखा। टिप्स केवल रेस्टोरेंट्स के लिए अच्छी होती है, शेयर बाजार में नहीं होती है। जी जरूर। सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपके ऑडियंस को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप शेयर मार्केट में आते हो और आप टिप्स या दूसरों को देख के निवेश करते हो, उसको मनोरंजन कहते हैं। ओके और जब आप सीरियस पैसा बनाना चाहते हो तो उसको सीख के इन्वेस्ट करना कहते हैं, उसको शिक्षा कहते हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा से ही आपके पैसे बनने वाले हैं बाजार में। दैट इज द सेकेंड थिंग। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये अब थोड़ा लोगों को हिला सकता है कि बॉस आपने शेयर मार्केट को टाइम दिया, सब कुछ सीखा, ठीक है, सब कुछ ट्राई किया, ठीक है, इन्वेस्ट भी किया, ठीक है, किसी कारणवश कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप पैसा नहीं बना पाए, ठीक है, इट्स ओके, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और अपनी एनर्जीज कहीं और लगाओ। मैं शेयर मार्केट में रह के ये चीज़ कह रहा हूँ, एक्टिवली काम करो, एक्टिव काम करो, एक्टिव इनकम बनाओ। 2400 करोड़ रुपए सालाना कमाता है मदुराई का एक छोटा सा लड़का, क्योंकि वो चला रहा है गूगल। जॉब करके भी एक बंदा इतना पैसा कमाता है। जी। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भी पूरी नहीं करी और वो शेयर मार्केट से इनडायरेक्टली ज़रूर कमा रहे हैं, उनका नेटवर्क वहीं से आ रहा है। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है, कोई फ़ोन बेच रहा है, ऐसे करके वो लोग कमा रहे हैं। उनका मेन धंधा है, मेन धंधा है। तो जापान में एक कहावत होती है कि अगर जीवन में पैसा बनाना है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं आप इंटेलिजेंट कितने हो। ठीक है, अगर जीवन में बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो उसके लिए बस ये ज़रूरी है कि अगर 7 बार गिरे हो ना, 8वीं बार उठ जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल आप बड़ा पैसा बना के रहोगे। तो लोग गिर के, हार मान के, क्या हो रहा है 2008 में जो लोग हार मान गए शेयर बाजार से, ठीक है, उन्होंने इंडेक्स फंड तक में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने 500 रुपये तक इन्वेस्ट नहीं किया और आज वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश डाल दिया होता। काश डाल दिया होता। स्टॉक मार्केट में फोमो नहीं रोमो होना चाहिए। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे यार छूट गया छूट गया छूट गया। रोमो इज रिलीफ ऑफ मिसिंग आउट। जब आपको चीज़ें पता है ना, तो वॉरेन बफेट के अंदर रोमो बहुत है। उन्होंने 1997 से लेके 2000 तक टेक बबल पूरा मिस आउट कर दिया। उस समय पे जर्नलिस्ट मजाक उड़ाते थे कि इसका चाम गया, ये और चार्ली मंगर बकवास हैं। 2002 में बर्कशायर हैथवे की मीटिंग हो रही है, वॉरेन बफेट सर और चार्ली मंगर स्टेज पे पहुंचते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, क्योंकि एकमात्र उनकी फंड है जो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव में बैठे हुए हैं। सो पॉइंट ये है, उनको रिलीफ था। मेरे को नहीं आता भाई, मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं है, मेरे को टेक नहीं समझ में आता। राकेश झुंझुनवाला जी खुद बोले हैं कि मेरी ट्रेडिंग में 8 साल नुकसान हुआ, उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई साहब मेरे को ये टेक वैक वाली चीजें समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं PSUs में लगाऊंगा क्योंकि मेरे को वो समझ में आता है, मैं टाइटन में लगाऊंगा मेरे को वो समझ में आता है, मेरे को मैं क्रिसल में लगाऊंगा वो समझ में आता है, मेरे को नहीं आ रही है टेक, ठीक है, ठीक, नहीं कमाया। सो जब तक एक इन्वेस्टर को फोमो के जगह रोमो, रिलीफ ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा, तब तक वो बड़ा पैसा नहीं बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक फाइनल चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी, वेल्थ की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि ये भी कम्युनिकेट कर दिया जाए। बहुत सारे लोग से अगर आप पूछोगे ना शेयर मार्केट में आप क्यों आए, आपको क्या, आप क्यों आए हो शेयर मार्केट में, बताइए। चलिए, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रो करने के लिए, वेल्थ ग्रो करने आए और लॉन्ग टर्म, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास 2000 करोड़ आ गए, 2000 करोड़ के बाद आप मान लो रिटायरमेंट लेते हो शेयर बाजार से, एग्जाम्पल ले रहे हैं। बिल्कुल। क्या आप ये 2000 करोड़ इसलिए बनाना चाहते हो कि आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट कार्स हो या बेस्ट बिल्डिंग हो, या खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो? करेक्ट, बिल्कुल। आप अपने गोल्स होंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे 2000 करोड़ उड़ाना चाहता हूँ 5 साल में, ऐसा तो नहीं होगा। करेक्ट, आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। अब आपको पता है यूएस का जो सबसे पहला ऑफिशियल मल्टी मिलियनर था वेंडरबिल्ट थे, जिन्होंने रेलवे ट्रैक्स बनाए थे। ओके, 1,65,000 करोड़, सॉरी 1,65,000 स्क्वायर फीट की जमीन पे घर बनाया था। इतना बड़ा घर, भाई साहब, एक कॉलोनी समझ लो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका वेल्थ का पर्पस ये था, मेरे को शो ऑफ करना है। वो 6 साल से ज्यादा उस घर में भी नहीं रुके। क्या हो रहा था, उनका डाइनिंग हॉल एक मोहल्ले जितना बड़ा, ओके, खाना 4 लोगों को है, 100 नौकर है, ठीक है, इंसान से ज्यादा नौकर दिख रहे हैं। वो डिप्रेसिव फील कर रहे थे। उल्टा क्या हो गया कि उन्होंने जितनी संपत्ति कमाई थी रेलवे रोड से, वो सारी इधर लग गई थी, ठीक है। और जीवन के एंड में उनकी लेगेसी कैसे खत्म हो गई, कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया था ये लैविश लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में, बैंक को चुकाते चुकाते वो घर भी गया, लेगेसी भी गई, सब कुछ गया। भाई साहब,
सो मेरा लोगों से अनुरोध है कि अपने आप से पहले पूछो, ब्लाइंड साइडेड सोशल मीडिया से मत हो कि वेल्थ मेरे को इसलिए कमाना है बिकॉज मेरे को वो लैम्बोर्गिनी लेनी है। क्योंकि आप जिसको देख के इंस्पायर हो रहे हो ना, जिसने लैम्बोर्गिनी ली है वो भी खुद भाड़े की ली है या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा है जिसकी वो EMI भर रहा है, और EMI आप लोग भर रहे हो उनके कुछ फॉरेक्स क्रिप्टो जो भी है, जो भी चीज़ें ले लेके आप ही भर रहे हो। तो पहली चीज़ आप सोचो, विल दैट रियली गिव मी दैट कंटेंटमेंट? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी ये चीज़ लिखी हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग। जब आप रास्ते में किसी के लैम्बोर्गिनी देखते हो ना, तो ये नहीं कहता वाह यार अंदर जो बंदा बैठता होगा कितना स्मार्ट, कितना इंटेलिजेंट है। आप बोलते हो क्या लैम्बोर्गिनी है? नोबडी केयर्स अबाउट दैट। तो वो लैम्बोर्गिनी वाला तभी खुश होगा जब वो अपनी खुशी के लिए लैम्बोर्गिनी ले रहा है। वरना देयर इज अ रीज़न कि वो वॉरेन बफेट आज भी वही पुराने घर में रह के खुश हैं और पुरानी गाड़ी चला के खुश है और मैकडोनल्ड का बर्गर खा के खुश है। एग्जैक्टली। एंड इसलिए वो ज़्यादा जी भी रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये फ्रुगैलिटी है, भाई साहब वो हैप्पी है, खुश है, खुश है, मजा आ रहा है वो जो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उनके अंदर क्लियर है गोल उनका। एब्सोल्युटली। हमारे देश के जो सबसे सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स हैं, चाहे आप निमेश शाह की बात करें, चाहे आप उदय कोटक साहब की बात करें जो इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं, चाहे आप सौरभ मुखर्जी साहब की बात करें, इन सब को कंटेंटमेंट क्यों मिलता है? इनका तो फंड साइज बढ़ता जा रहा है, इनको उस गेम में मज़ा आता है। सौरभ सर 10,000 करोड़ अगर मैनेज कर रहे हैं बट सैलरी वो 6-7 करोड़ ही है। शाह साहब के पास अगर वो 16,000 20,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, सैलरी 16 करोड़ है, ठीक है, बट दे आर हैविंग थ्रिल ऑफ प्लेइंग दिस गेम। एग्जैक्टली। असली खुशी प्रोसेस में है, नॉट रिजल्ट में। जिस दिन रिजल्ट आ जाता है ना, उस दिन फिर आप सोचते हो यार इतना भी मज़ा नहीं है, प्रोसेस में ही आपको मज़ा आता है। ठीक है सर। तो ये चीज़ एली था। तो सर आखिरी के 1 मिनट में मैं फटाफट से एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक सिचुएशन देता हूँ आपको, और आप 5 पॉइंटर्स में बता दो कि कोई मेरे जैसा यंग जो अगर 22, 23, 24, 25 साल का लड़का है जो अभी इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है उसको क्या करना चाहिए। 1 मिनट में आपको जवाब देना चाहिए 5 पॉइंटर्स में। कि मान लीजिए कि अभी ये जो मार्केट की सिचुएशन है यहाँ से और ख़राब होती है, ये नीचे और डाउन जाता है और ज़्यादा, तो कोई भी यंग इंसान, यंग व्यक्ति, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस मेरे वही है, वो उसे क्या करना चाहिए? 5 स्टेप। तो यार 5 चीज़ें सिंपल सा है। पहला अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, पहले लर्न करोगे फिर ही अर्न कर पाओगे, सिंपल सा। दूसरी चीज़, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, मुझे भी नहीं करो, आपको भी मत करो, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपना खुद का ओरिजिनल थेसिस बनाना शुरू करो। तीसरा है रियल टाइम थोड़ा थोड़ा हर महीना पैसा डालो। 500 रुपये भी चलेगा, 200 रुपये भी चलेगा, 300 रुपये भी चलेगा, कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट जरूर करो, बिकॉज इमोशंस तभी आपके प्ले पे आते हैं। ज़्यादा समझा। लेवरेज को आप अवॉइड करो जितना हो सके। लेवरेज मतलब आप बोरोड फंड्स में मत करो। 10,000 आपके अकाउंट में, आप 1 लाख की ट्रेडिंग कर रहे हो, जब कमाओगे तब मजा आएगा, जब जाएगा ना तो आपका घर बिक जाएगा। सिंपल सी बात है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाके इतिहास में जाके देखो जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वॉरेन बफेट है, चाहे विजय केडिया है, चाहे रमेश दम्मानी सर है, चाहे राकेश झुनझुनवाला है, इन लोगों को असली वेल्थ बनाने में एटलीस्ट 20 साल लगे हैं। ओके। तो आपके ऊपर ब्रह्मा जी ने कौन सा हाथ रख दिया कि आप 2 साल में इतना ज़्यादा बना सके? रियलिस्टिक गोल्स रखो। सोशल मीडिया में तो हर कोई बंदा सिंगापुर की GDP क्रॉस कर चुका है, लेकिन रियलिस्टिक गोल्स रखो। एग्जैक्टली। तो शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड जो भी लोग डर रहे थे स्पेशली इस मार्केट के तनाव में, उतार चढ़ाव में, कि हमारा पोर्टफोलियो डांस कर रहा है, ऑलरेडी आप तभी घबरा रहे होंगे जब आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होगा नहीं तो आप अभी तक समझ जाते कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई बात नहीं सर, मज़ा आया आपके साथ कन्वर्सेशन करके। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। घबराइए मत। शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। ग्लैड टू नो दैट। एंड फैन बॉय वाली फीलिंग भी है ये पॉडकास्ट लेते हुए आपके साथ। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया। लोगों को अगर और इनसाइट्स चाहिए तो आगे चल के भी हम बिल्कुल कॉन्वर्सेशन बिल्कुल हम तो, आप कमेंट करो भर भर के, मज़ा आएगा। आप जितने भी सवाल है आपके उम्र के, आपके लोग, आपके माता पिता, किसी के भी सवाल है, सबके डाल दो कमेंट में, मज़ा आएगा। शुक्रिया सर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।